देखिए 2 महीना जेल में रखा और 2 महीना जेल में रखने के बाद फर्जी सिम और चिप का आरोप लगाया, फर्जी चैट और व्हाट्सएप का आरोप लगाया, बिना तारीख के चैट का आरोप लगाया, चैट पूरी उल्टी थी और फर्जी 1500 रुपये के पेमेंट का आरोप लगाया। उसके बाद बुकिंग का भी आरोप लगाया, पेमेंट सितंबर का था उसका भी आरोप लगाया, फर्जी वेबसाइट का भी आरोप लगाया और इस तरीके से कई आरोप, गंभीर आरोप लगाने के बाद कई धाराएं भी लगाई। उसके बाद 2 महीने जेल में रखा। ऐसी ही कहानी हम एक गांव के छोटे से ग्राम भगवंत नगला, जो कि जिला कासगंज में लगता है और उत्तर प्रदेश की ये घटना है। ये घटना क्या है कि 12 अगस्त 2025 को गुजरात साइबर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसको 2 महीना तक जेल में रखा, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई लिखाई नौकरी पाना था। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के कारण नौकरी तो नहीं पा सका, वो जेल में डाल दिया गया और जेल की सलाखों में रहा। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिया वेब टेक्नोलॉजी एंड हमारा फेसबुक पेज साइबर ज्ञान ऑफिशियल। तो आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने कड़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी डिग्रियां हासिल की। हाई स्कूल भी उसने अच्छे नंबरों से पास किया, यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। इंटर भी उसने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और उसके बाद ग्रेजुएशन भी उसने पास किया। उसके साथ साथ कई अलग अलग कोर्स भी किए थे। उसके साथ साथ उसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी जॉब पा लेना या फिर किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी करना। लेकिन वो सरकारी नौकरी तो नहीं कर पाया। सरकारी नौकरी की वजह से गुजरात पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद 2 महीना तक वो जेल में रहा। उसके बाद वो जेल से निकला। तो आज ये कहानी हम उस अमरजीत कुमार की बता रहे हैं। अमरजीत कुमार कोई और नहीं है, वो जो इस वीडियो को बता रहा है वही अमरजीत कुमार है, यानी कि मैं खुद हूँ। तो मैं अपनी कहानी अपनी खुद लिखता हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों को, पूरे दर्शकों को हम बताते हैं। देखिए घटना क्या थी और क्यों जेल में रखा था और इस तरीके से क्यों हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। घटना ये थी कि एक गुजरात में एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम सालंगपुर है और सालंगपुर के नाम से एक धर्मशाला है जो हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ उस मंदिर के लिए, वहाँ के सभी स्वामी के लिए। घटना ये थी कि वहाँ का कोई व्यक्ति था जिसका नाम मोहित था। मोहित ने एक अमरजीत नाम के व्यक्ति को फ़ोन किया था और कहा था कि अमरजीत भाई, मेरे एक धर्मशाला है, मुझे अपनी धर्मशाला की वेबसाइट बनवाना है, क्या आप वेबसाइट को बना सकते हैं। तो जो अमरजीत था उसने कहा कि भाई मैं वेबसाइट नहीं बनाता हूँ, आपकी वेबसाइट मैं बनवा के दे दूँगा। अगर आपको वेबसाइट बनवाना है, आप धर्मशाला का काम करते हैं, तो आपकी वेबसाइट हम बनवा के दे देंगे। लेकिन समय ये हुआ कि उस व्यक्ति ने वेबसाइट बनवाई और वेबसाइट जिसने बनवाई थी उसका मोहित नाम करके था और जिसने वेबसाइट बनाई थी उसका नाम सुशांत करण था। और ये वेबसाइट जो बनाई थी वो लगभग मार्च 2025 में इस साइट को तैयार किया गया था। और जिस व्यक्ति ने बनवाई थी उसको एक ईमेल आईडी के लिए मांगा, तो ईमेल आईडी उसमें हमारी डाल दी। हमारी ईमेल आईडी डाल दी। मैंने मोहित भाई से कहा कि अपनी मेल आईडी दे दो, उस पर एक होस्टिंग खरीदा जाएगा जिससे आपकी साइट बनाई जाएगी। तो मोहित भाई के लड़के ने, मोहित नाम का जो लड़का था, उसने कहा कि अमरजीत सर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए कि आपका फ़ोन टूट जाए या फूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो वेबसाइट को रिन्यूअल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अमरजीत नाम के व्यक्ति ने क्या किया, अपनी ही 4 साल पुरानी पर्सनल ईमेल आईडी को उस सुशांत करण नाम के व्यक्ति को दे देता है और सुशांत करण जो नाम का व्यक्ति था वो वेबसाइट बना के ईमेल आईडी पर उसको दे देता है। उसके बाद सिलसिला ये था कि मार्च से लेकर साइट उसकी चलती रही, मार्च 2025 से चलाता रहा। लेकिन अमरजीत नाम के व्यक्ति को ऐसा कुछ पता नहीं था कि जो साइट बनाई गई है वो फर्जी है या फिर इसमें अमरजीत को जेल हो सकती है या फिर अमरजीत को छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिलसिला ये था कि वो वेबसाइट जो मोहित भाई नाम के व्यक्ति ने बनाई थी वो वेबसाइट अपनी कंटिन्यू चला रहा था। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला, जो वेबसाइट बनवाई गई थी वो एक फेक और फ्रॉड वेबसाइट थी, जो कि वो बुकिंग के नाम पर फ्रॉड करता था, यानी लोगों से पैसा लेता था। कितना पैसा लेता था, कितना बुकिंग करता था, ये कुछ जानकारी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। समस्या ये हुई कि वो व्यक्ति तो फ्रॉड कर रहा था, इधर तो अमरजीत को कोई दिक्कत ही नहीं थी। अमरजीत तो अपना जनसेवा केंद्र मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, जो कि 2020 से लेकर के कंटिन्यू उनकी दुकान ओम नगरिया चौराहे पर थी और वहाँ पर वो कई सालों से अपनी दुकान को कंटिन्यू सर्विस दे रहे थे। और उनका काम केवल जो सरकारी गवर्नमेंट जो भी नौकरी है उनमें फॉर्म डालना, अप्लाई करना था और आय जाति मूल्यमास इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
विधवा पेंशन, 60 साल, ऐसे तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रिंट करना, फोटोकॉपी, लेमिनेशन और मनी ट्रांसफ़र का काम था, जो कि वो अपने समय पर कंटिन्यू दुकान पर जाते थे, आते थे। उसी समय एक तारीख थी 12 अगस्त 2025 को। 12 अगस्त 2025 को गुजरात साइबर पुलिस, गुजरात में एक ज़िला है बोटाड, वहाँ बोटाड जिला की साइबर पुलिस ने अमरजीत कुमार को अरेस्ट कर लिया। वो अमरजीत कुमार कोई और नहीं है, वो अमरजीत कुमार मैं खुद ही हूँ। मैं अपनी कहानी इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमको क्यों गुजरात साइबर पुलिस ने अरेस्ट किया और क्यों हमको 2 महीना तक जेल में रखा, हमारी कमी क्या थी। ये हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्टोरी, अपनी कहानी हम स्वयं लिखने में सक्षम हैं। समय ये हुआ कि गुजरात साइबर पुलिस 12 अगस्त 2025 को हमारे पास आई और हमारे पास आने के बाद गुजरात साइबर पुलिस ने हमको हमारी दुकान पर आने के बाद हमसे कहा कि भाई आपका नाम अमरजीत कुमार है और आपने इस ऑफिस से कोई एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में आपका ईमेल आईडी हमने होस्टिंगर से लिया है, तो जो होस्टिंग है वो आपकी ईमेल आईडी पर है। बस सिर्फ केवल मसला इतना ही था कि जो वेबसाइट थी वो हमारी ईमेल आईडी पर थी और हमारी ईमेल आईडी की वजह से ही हमको जेल में डाल दिया, जबकि मेरे साथ ये घटना खुद घटी थी। इसका अंदाज़ा भी मुझे नहीं था, मेरे साथ तो खुद से ही धोखा हुआ, खुद भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो साइबर क्राइम के जो अधिकारी थे वो उन्होंने हमको क्या किया, यहाँ से लेके गए पूछताछ के लिए। उन्होंने कहा आपको गुजरात जाना पड़ेगा। उस अमरजीत नाम के व्यक्ति से कहा कि आपको गुजरात जाना पड़ेगा और गुजरात में आपसे पूछताछ की जाएगी। मसला क्या था, क्या मैटर था, किसने साइट बनवाई, कहाँ से बनाई, क्यों बनाई, इसका पेमेंट कहाँ गया, किस तरीके से, ऐसी तमाम सारी चीज़ें थी जो साइबर क्राइम के अधिकारियों ने उस अमरजीत को बताई। वहाँ पर बताने के बाद उस अमरजीत की दुकान पर साइबर क्राइम के अधिकारियों ने पूरा ठीक से उनके काउंटर को साफ किया। उनके काउंटर में कोई ऐसी एक सिम और चिप के नाम की कुछ भी जानकारी नहीं थी और ना ही उनके पास था, क्योंकि वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा था और अमरजीत को पता था कि वो नौकरी पाना ही उनका लक्ष्य है, कोई फ्रॉड करना उनकी कोई ऐसी मानसिकता या कोई ऐसी सोच नहीं थी। अमरजीत कुमार सुबह शाम काफ़ी कंटिन्यू मेहनत करते रहे। मेहनत करने के बाद साइबर क्राइम के जो अधिकारी थे उन्होंने उनको अरेस्ट किया। उनकी दुकान पर तलाशी ली कि इनके पास कहीं फ़ोन तो नहीं है, कहीं अलग कोई कंप्यूटर तो नहीं है, कहीं कोई सिम चिप तो नहीं है, कहीं अलग तरीके का कोई मिसयूज़ तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं निकला। तो साइबर क्राइम के अधिकारियों ने एक हमारा मोबाइल, यही मोबाइल है जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, यही हमारा मोबाइल लिया था और इसी के अंदर एक एयरटेल की सिम थी और एक जियो की सिम थी, 2 सिम थी। इसके साथ हमारा एक जीएसटी सर्टिफिकेट था जो हमारी दुकान के नाम का था, सीएससी के नाम से रजिस्टर्ड था, और एक हमारा पैन सुविधा का सर्टिफिकेट और एक हमारा बैनर था जो हमारी दुकान पर साइट में लगा था। जो बैनर को कम से कम 4 साल से ज़्यादा हो गए थे और जो उस पर ईमेल आईडी थी वो हमारी 4 से 5 साल पुरानी पर्सनल ईमेल आईडी थी। ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अधिकारियों ने इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे उस भीड़ को देख करके, क्योंकि गुजरात साइबर पुलिस अमरजीत कुमार को लेने आई थी। तो उसको देख करके वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा होने के बाद साइबर क्राइम के अधिकारियों ने 2 लोगों के साइन कराए थे। उन 2 लोगों में एक प्रदीप था और एक दूसरे नरेश कश्यप जी थे। उन दोनों पे साइन कराने के बाद प्रदीप से कहा कि आप इस पे साइन कर दीजिए। रोड पे बुलाया और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से पहले साइन करवा लिए। दूसरे व्यक्ति नरेश जी थे, नरेश जी पर साइन करवाए तो नरेश भाई ने इतना शब्द कहा कि सर आप हमसे जो साइन करवा रहे हैं ये किस संबंध में करवा रहे हैं, आप हमें पढ़ने को पर्चा दीजिए। तो साइबर क्राइम के अधिकारियों ने उनको वो पर्चा पढ़ने को नहीं दिया और उनसे कहा नरेश जी से कि हम जो साइन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम अमरजीत कुमार को आपकी दुकान से और आपके गांव के, आपके ज़िला से हम अपने स्टेट गुजरात में लेके जा रहे हैं, ताकि ये सबूत है कि हम आप लोगों के सामने अमरजीत को लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पर साइन करवाए और करने के बाद उनको पर्चा पढ़ने को नहीं दिया। लेकिन उसमें जो कुछ लिखा था वो तो कुछ ऐसा ही था कि तकदीर और तस्वीर ये दोनों बदल सकती हैं। उस पर्चे में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अमरजीत के दुकान पर सिम और चिप बरामद हुई हैं, जबकि सिम और चिप से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा वास्ता नहीं, सिम और चिप से हमारा कोई संबंध नहीं। फिर हमने उन्हीं गवाहों के दोबारा से साइन कराए, एक एप्लीकेशन बनाया, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो में अलग अलग गवाहों के हमने साइन भी कराए थे अमरजीत नाम के व्यक्ति ने, यानी वो अमरजीत मैं खुद हूँ,
मैं अपनी कहानी सक्षम उसको बताने में मैं खुद सक्षम हूँ। अब यहाँ पर समस्या ये हुई कि उन्होंने हम पे जो आरोप लगाए थे वो कितने कितने लगाए थे। फर्जी सिम और चिप का आरोप लगाया, फर्जी व्हाट्सएप चैट का आरोप लगाया, बिना तारीख की चैट जिस पे कोई तारीख नहीं थी और सितंबर की तारीख थी, सितंबर की तारीख का चैट लगाया, फर्जी 1500 रुपये के पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया। पेमेंट भी सितंबर का था। ये ध्यान देना कि मैं सितंबर का नाम क्यों ले रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कहानी है एक बहुत अच्छी, जो कि हर व्यक्ति को ये सुननी चाहिए कि आज अगर साइबर क्राइम अमरजीत के साथ हुआ है तो कल किसी और बेगुनाह पढ़े लिखे स्टूडेंट के साथ हो सकता है। उसके बाद एक नाम अमरजीत कुमार था जिसने हाई स्कूल, इंटर, बीए और भी आगे को कई पढ़ाई की। उनका लक्ष्य केवल नौकरी पाना था, लेकिन गुजरात साइबर पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। यहाँ पर उन पे सिम और चिप का आरोप लगाया, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, और दूसरा उस पर फर्जी चैट का आरोप लगाया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए मैं किसी को व्हाट्सएप पे हाय, हेलो या गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, तो वो चीज़ हमारी सीधे हाथ पर जाएगी और सीधे हाथ पर टिक लगेगा, और जो दूसरा वाला हमें कुछ भेजेगा वो डेढ़े हाथ की तरफ आएगी और डेढ़े हाथ की तरफ टिक लगेगा। तो वो ऐसा चार्जशीट में जो पेमेंट चैट का स्क्रीनशॉट था, ऐसा उसमें कुछ नहीं था, जो कि वो उल्टा था। दूसरा क्या है कि अगर मैंने किसी को भेजा है और किसी ने मुझे भेजा है, तो अगर मेरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका नंबर आएगा, अगर उसके मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मेरा नंबर आएगा। तो ऐसा भी उस चैट में नहीं था, ये भी पूरा उल्टा था। तीसरा सवाल ये है, आपने देखा है व्हाट्सएप की ये पॉलिसी होती है, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हाय, हेलो या कुछ भी लिखते हैं, तो 24 घंटे के बाद उस पर यस्टरडे या टुडे, इसके बाद तारीख आना शुरू हो जाती है। ये व्हाट्सएप का नियम है, व्हाट्सएप की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर गुजरात साइबर पुलिस ने 12 अगस्त को हमको पकड़ा, और 12 अगस्त से लेकर के 17 अक्टूबर तक मैं जेल में रहा। तो व्हाट्सएप के अंदर कोई भी चैट में कोई तारीख नहीं है। ये तारीख क्यों नहीं है? क्योंकि जो चैट थी वो सितंबर की थी, और सितंबर की जैसे आज के दिन मैं अगर कोई चैट करता हूँ तो उस पर तारीख नहीं आएगी, और स्क्रीनशॉट लेके उस पर टाइमिंग केवल आता है, और जैसे 24 घंटे बीत जाते हैं तो उस पर तारीख आना निश्चित हो जाता है। तो उन्होंने जो उसमें व्हाट्सएप पर जो चैट लगाई थी वो आपस में ही चैट करके उन्होंने लगा दिया था, जो कि वो सितंबर का था। 12 अगस्त से लेकर के और 27 अक्टूबर तक हम जेल में थे। तो फिर 17 अक्टूबर तक हम जेल में थे। तो बीच का महीना जो बचता है अगस्त, तो सितंबर, तो सितंबर में हमारे फ़ोन से चैट कैसे हो गई, और हमारा जो मोबाइल था वो साइबर क्राइम अधिकारियों के पास था। तो यहाँ पर ये एक ऐसी स्टोरी है, ये टेक्निकली स्टोरी है जो हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। उसके बाद उस पर कोई तारीख नहीं थी चैट पे, और जो चैट थी वो पूरी की पूरी एकदम उल्टी थी। जिधर को होना चाहिए था पॉलिसी के तौर पर, उधर के लिए नहीं थी। अब दूसरा आ जाता है, एक 1500 रुपये का पेमेंट का फर्जी हमारे ऊपर आरोप लगाया था, जो कि 1500 रुपये का लगाने के बाद हमारे ऊपर फर्जी 1500 रुपये का पेमेंट का आरोप भी लगाया, और उस 1500 रुपये का आरोप चैट का था, पेमेंट का था। उसमें जो तारीख है वो कौन सी तारीख है, और उसका जो ट्रांजैक्शन UTR नंबर है वो सेम डेट, सेम टाइम, सेम ट्रांजैक्शन, उसको 3 बार लगाया गया है, जो कि उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। उस पर एक वीर एजेंसी नाम का कोई खाता है HDFC का। तो जो पेमेंट का 1500 का आरोप लगाया है वो पता नहीं वीर एजेंसी कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। वो 1500 रुपये क्यों आया, किसको आया और कहाँ से आया, उसका क्या लेन देन है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उसका भी आरोप अमरजीत के ऊपर लगाया है, जो कि तथाकथित ये बिल्कुल गलत है। उसके साथ साथ एक पेमेंट का आरोप और लगाया है, जो कि सितंबर का है। 12 अगस्त से लेकर के और 17 अक्टूबर तक मैं अगर जेल में हूँ, तो ये जो सितंबर में जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो लगाया गया है हमारी चार्जशीट में, तो वो पेमेंट कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे आया और किसने किया, क्या उसका ट्रांजैक्शन ID है, क्या उसका UTR ID है। तो ये सारी चीज़ें इन पे जांच होनी चाहिए, जो कि अभी तक किसी भी मीडिया वाले ने, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने हमारी स्टोरी, हमारी कहानी, हमारे चैनल, हमारा वीडियो किसी ने भी नहीं देखा, और अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। दूसरा क्या है, इन्होंने कई तरीके की
गंभीर हम पे आरोप लगाए। हमारी मेल आईडी पे मात्र एक वेबसाइट था, केवल डोमेन नाम का एक व्यक्ति था, वो सॉरी एक ही डोमेन था, जबकि उसके जो डोमेन है वो उसी मोहित भाई के पास था। वो क्या करता है, लोगों को केवल एक मोहरा बना लेता है। मोहरा बनाने के बाद उनके ईमेल आईडी वगैरह पे होस्टिंग लेके बनवा लेता, बाकी डोमेन अपने पास रखता है। तो उस पर केवल वेबसाइट एक थी, लेकिन साइबर वालों ने इतनी वेबसाइटें दिखाई जिनका कुछ भी आंकड़ा लगाना संभव नहीं है। कई तरीके के फर्जी आरोप लगाए, और जबकि ऐसा नहीं था। केवल वेबसाइट उसको बनवा के दे दी थी, 500-700 रुपये का केवल कमीशन मिला था, और इसके अलावा कोई लेना देना नहीं, किसी तरीके का कोई संबंध नहीं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं। और जब इन्होंने साइबर क्राइम के अधिकारियों ने हमारे व्हाट्सएप को चेक किया, जब हमारे व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिला, तब ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीके से छाप दी। तो इससे होता क्या है, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो अपनी कंटिन्यू मेहनत कर रहा था लगन के साथ, उसकी छवि खराब हुई। छवि खराब होने के बाद कई उनके रिश्तेदार, परिवार वाले, कई उनके नाराज़ हो गए। और दूसरा ये है कि एक चीज़ हमारे पास में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोसियों ने कुछ एक नज़ारा ही बदल दिया। यानी हमारा उधर तो मैटर ये था कि हमारी ईमेल आईडी पर एक होस्टिंग थी, और हमारे गांव में कुछ हमें इस तरीके से बदनाम किया गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और जिसका हम कुछ आंकड़ा नहीं लगा सकते, जिसका हम कुछ अंदाज़ा नहीं बता सकते। इस तरीके से हमें बदनाम किया गया, जिसका इस वीडियो के माध्यम से बताना भी इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से साइबर वालों ने इस तरीके से हमारे ऊपर झूठा केस लगाया, झूठा आरोप लगाया। साइबर के लोग हमको लेके गए थे, तो हमको तो ये उम्मीद थी कि साइबर के अधिकारी अगर लेके जा रहे हैं तो हमें न्याय दिलाएंगे, या फिर हमें ये उम्मीद थी कि गुजरात साइबर पुलिस है वो अपनी ईमानदारी के साथ काम करेगा। लेकिन अब ये उम्मीद नहीं थी कि साइबर क्राइम के अधिकारी का दिखावा कुछ और बकावा कुछ और, यानी कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। इन्होंने मेरे सामने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था, जिस एप्लीकेशन में ये लिखा था कि इस मोहित भाई के नाम के व्यक्ति ने ये पेमेंट किया था। पेमेंट का हमने उनको स्क्रीनशॉट दिया था, स्क्रीनशॉट भी था, और जिसको मैंने पेमेंट किया उसका भी स्क्रीनशॉट हमने दिया था। उन दोनों लोगों के नंबर भी दिए थे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अमरजीत कुमार ने केवल वेबसाइट बनवा के दे दी थी, इसके बाद इसका कोई गुनाह नहीं है। इस तरीके से उन्होंने लिखा था। लेकिन बाद में उनकी क्या मानसिकता रही, क्या उनके सोच विचार रहे, क्या उनकी सेवा पानी में कमी रही, क्या नहीं रहा, ये हम नहीं कह सकते। समझदार के लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। उसके बाद उन्होंने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर आपने देखा है, अगर यूट्यूब चैनल को आप खोलते हैं, कोई सा भी आप यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए, या अपना सोशल मीडिया कुछ भी खोल लीजिए, तो सबसे ज़्यादा चैनल वाले, अगर कोई भी साइबर क्राइम का अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को पकड़ता है, किसी भी आरोपी को पकड़ता है, भले ही उसने गुनाह किया हो ना किया हो, अगर वो चपेट में आ गया, साइबर क्राइम के चपेट में आ गया, तो वो गुनहगार ही माना जाएगा। लेकिन आज तक कोई वीडियो ऐसी हमको नहीं मिली कि साइबर क्राइम के अधिकारियों ने ये कहकर छोड़ दिया हो कि इसके खाते में गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो गया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसी किसी ने अभी तक देखा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ के साइबर पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा किया हो कि जिसको इतना कह के छोड़ दिया हो कि इस व्यक्ति की कोई कमी नहीं थी, इसने साइट केवल बनवा के दे दी थी और ये इसका केवल कमीशन मिल गया था, ये धोखे में फंस गया है। या फिर इस व्यक्ति के खाते में ये दुकान चलाता है, संचालक है, इसकी कोई कमी नहीं है, इसको बेवजह इसने पैसा निकाल के दे दिया, इसकी कोई कमी नहीं है, और इस तरीके से उसको छोड़ दिया हो। ऐसा कोई नहीं है साइबर वाला आज तक की डेट में। आपने देखा है साइबर क्राइम के जो भी अपराधी, जिस भी अपराधी को पकड़ते हैं, वो आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? उनको ये डर लगता है कि अगर मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो कहीं मुझे ये समस्या में ना डाल दे। जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, या तो डर के जी लो या फिर संघर्ष के साथ जी लो। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को जागरूक करूँ, और जो लोग साइबर क्राइम में बेगुनाह फंसते हैं, बेगुनाह उनको फंसाया जाता है, वो अपनी आवाज़ बन के आएँ और आवाज़ बन के अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से बरसें और ये संघर्ष करें कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो इतना झूठा हमारे खिलाफ क्यों छापा गया, हमारी इतनी क्यों कमी थी, हमारे क्यों छवि को बर्बाद किया गया, इतना आपने क्यों उल्टा सीधा दिखाया। इससे क्या साइबर क्राइम के अधिकारियों का प्रमोशन हो गया या उनकी क्या सैलरी बढ़ गई,
या उनको प्रमोशन बढ़ा के कोई अच्छी पोस्ट दे दी, या फिर किसी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट की छवि खराब करके, उनकी बदनामी करके, सोशल मीडिया में वायरल करके क्या तुम्हारा भविष्य अच्छा हो गया, तुम्हारे परिवार में शांति आ गई, पहले क्या अशांति थी। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो हर उस नागरिक को पूछना चाहिए जो साइबर क्राइम में बेगुनाह फंस जाता है। अब मान लीजिए अगर कोई गुनहगार है जिसने वास्तविक गुनाह किया है, तो वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो अपना फ़ोटो भी दिखाने के लिए डराएगा कि हमारा फ़ोटो कहीं कोई देख ना ले और ये ना बोले कि ये तेरा फ़ोटो है, तूने ऐसा ऐसा काम किया है। भाई जब किया ही नहीं है तो फिर डरना क्यों। तो जब किसी ने गलत किया ही नहीं है तो अपनी आवाज़ बन के आओ। और दूसरा क्या है, सभी लोग जो साइबर क्राइम में जो फंसते हैं बेगुनाह लोग, उनसे एक निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, हर भारत के अंदर हर ज़िले में एक साइबर एक्सपर्ट जज की मांग करें। साइबर एक्सपर्ट जज 1% लोगों को पता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है कि साइबर एक्सपर्ट जज होते क्या हैं। इस पर मैं कई महीना पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर डाल चुका हूं, जिस पे मैंने लिखा है कि भारत के अंदर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत के माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी, इनसे मैंने मांग की है कि भारत के अंदर हर ज़िले में एक साइबर एक्सपर्ट जज तैनात कर दिया जाए, ताकि जो बेगुनाह लोग हैं, जो बेगुनाह तरीके से जो फंस रहे हैं, वो ना फंसें, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ताकि वो क्या करेंगे, जो साइबर एक्सपर्ट जज होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से लोगों पर झूठा साइबर पुलिस के अधिकारी हैं वो आरोप लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे केस में अगर साइबर एक्सपर्ट जज होते तो वो इस चीज़ को वहीं की वहीं समझते कि भाई आपने जो व्हाट्सएप पे जो लिखा है 24 घंटे के बाद इस पर तारीख आनी चाहिए, वो तारीख क्यों नहीं आई। वहीं उनको तलब करते साइबर क्राइम के अधिकारियों को। दूसरा उनसे पूछते कि जब मैं किसी को भेजता हूं तो हमारा सीधे हाथ पे होता है, दूसरा जब कोई हमको भेजता है बुकिंग के नाम पर तो वो टेढ़े हाथ पर होता है, तो ये उल्टा कैसे हो गया। ये साइबर एक्सपर्ट जज उन साइबर क्राइम के अधिकारियों से सवाल करते जिन्होंने व्हाट्सएप पर झूठा आरोप लगाया चैटिंग का और बुकिंग का। और उसके बाद साइबर एक्सपर्ट जज उन साइबर क्राइम के अधिकारियों से ये भी सवाल रखते कि जब हम किसी को भेजते हैं तो हमारे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका नंबर आता है, अगर उसके मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मेरा नंबर आता है, ये भी उल्टा क्यों हुआ, ऐसा अमरजीत के उसमें ऐसा क्यों नहीं है, तो आपने ये झूठा क्यों लगाया। दूसरा, इस पे कोई तारीख नहीं है कि अमरजीत जब जेल में था 12 अगस्त से लेकर के 17 अक्टूबर तक, तो साइबर क्राइम के अधिकारियों से साइबर एक्सपर्ट जज ये सवाल करते कि आपने इसमें सितंबर का कैसे चैट लगा दिया, मोबाइल आपके पास था तो अमरजीत के मोबाइल से कैसे चैट हो सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे। सितंबर का पेमेंट का आपने कहाँ से लगा दिया, कि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो साइबर एक्सपर्ट जज उन साइबर क्राइम के अधिकारियों से पूछ सकते थे। तो इसलिए हम हर भारत के हर नागरिक से, हर अधिकारी से इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हर एक ज़िले में साइबर एक्सपर्ट जज को तैनात किया जाए, ताकि जो साइबर क्राइम का ट्रेंड चल रहा है भारत के अंदर, इस तरीके से बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए, बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही बताना चाहते हैं। अगर हमारी ये वीडियो हर भारत के नागरिक को पसंद आई हो तो अपनी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक तरीके से साइबर अवेयरनेस से संबंधित जानकारी देना। और किसी भी तरीके की अगर आपके साथ कोई भी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई कॉल आती है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, शांतिपूर्वक उस बात को समझें। वो एक फ्रॉड हो सकता है। कोई अनकनोन नंबर से कॉल आता है, बिल्कुल ना उठाएं। कोई OTP की मांग करता है, बिल्कुल ना दें। आप सही रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।